हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं SBI PO एंड क्लर्क मेंस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। एंड यहाँ पे आज हम करेंगे मार्च का पार्ट 2। अगर आपने प्रीवियस इसका पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर का जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IFCI लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 3 years। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी इनमें से है जिन्हें MD एंड CEO बनाया गया है IFCI लिमिटेड का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो आंसर है इज राहुल भावे। क्या नाम है इनका? राहुल भावे। और इन्होंने रिप्लेस किया है आपका मनोज मित्तल को, जो करंटली सर्व कर रहे हैं CMD ऑफ SIDBI। ठीक है। नाउ IFCI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फ्रंटियर सीड विच इज स्पेसिफिक प्रोग्राम टू बूस्ट लोकल इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड प्रोग्राम को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि ये फिजी की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर सके। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। ADB के करंट CEO एंड प्रेसिडेंट है मसातो कांदा एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में। 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ डिटेल में बात करेंगे। अंडर दिस प्रोग्राम ADB फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, ADB जो है इसने 2 लाख का मतलब 2 लाख के 2 लाख US$ के 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं। कॉस्ट रिकवरेबल टेक्निक असिस्टेंट अग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं फिजी की इंडस्ट्रीज के साथ। अब ये इंडस्ट्री आपकी कौन सी है? CPAC PTE लिमिटेड, जो सॉल्ट वाटर प्रॉन प्रोड्यूसर है। एंड ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस फंडिंग को यूज करेगी एक्सपैंड करने के लिए इनका सॉल्ट वाटर प्रॉन प्रोडक्शन। ठीक है। साथ में ही काहुतो पैसिफिक जो है ये आपकी एक एरियल मैपिंग कंपनी है और ये इस ग्रांट को 2 लाख US$ का जो ग्रांट है उसको यूज करेगी फॉर कोस्टल मैपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट एडेप्शन एंड डिजास्टर रेसिलेंस के लिए। नाउ अब जो ADB है इसने एलोकेट किया है $2 million का अमाउंट विद एडिशनल $2 million फ्रॉम द फिलिपिन बेस्ड ट्रस्ट फंड विच इज ओशियन रेसिलेंस एंड कोस्टल एडेप्टेशन, दैट इज ORCA ट्रस्ट फंड जो है फिलिपींस का, उसने यहाँ पे एडिशनल मदद दी है। ठीक है। नाउ सपोर्टिंग पार्टनर्स इसके कौन से हैं? फिनलैंड बेस्ड नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड, आपका UK बेस्ड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। Next up question here, recently in March the RBI has signed an MOU with सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो RBI ने रिसेंटली जो बैंक ऑफ मॉरिशस है, जो सेंट्रल बैंक है मॉरिशस का, उनके साथ एक MOU साइन किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो इंडियन रुपीज में और मॉरिशस, इनकी जो मॉरिशस करेंसी है मॉरिशस की, उसमें डील करेंगे। ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो संजय मल्होत्रा ने RBI की तरफ से ये MOU साइन किया था एंड बैंक ऑफ मॉरिशस के जो गवर्नर है रामाकृष्णा, उनकी तरफ से ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, ये MOU साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद SBI म्यूचुअल फंड टू लॉन्च द जन निवेश ₹250 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज SIP इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है SBI म्यूचुअल फंड के साथ फॉर योर जन निवेश ₹250 SIP? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पेटीएम ने कोलैबोरेशन किया है या पेटीएम ने पार्टनरशिप की है SBI म्यूचुअल फंड के साथ फॉर दिस इनिशिएटिव, जन निवेश ₹250 इनिशिएटिव के लिए। ठीक है। अब जो है आप ₹250 की भी SIP यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेटीएम मनी लिमिटेड रिसेंटली रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम विच रेगुलेटरी बॉडी। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है, कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया है पेटीएम मनी को, विच इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ योर 197 कम्युनिकेशन। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज सेबी ने इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है। नाउ जो पेटीएम मनी है ये ऑफर कर सकते हैं एक्सपर्ट रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ये रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। क्लियर है?
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द फिच रेटिंग इन इट्स मार्च एडिशन ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रेज्ड इंडिया जीडीपी फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 टू %। तो फिच रेटिंग ने आपकी एक नई रिपोर्ट रिलीज की है मार्च एडिशन ग्लोबल आउटलुक इकोनॉमिक आउटलुक का, जिसमें उन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो जीडीपी फॉरकास्ट है वो प्रोजेक्ट की है और इन्होंने इसे 6.2 से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसका प्रिडिक्शन इन्होंने 6.5% का दिया है। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का 6.2% दिया था और ओवरऑल इंडिया जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 इट वाज योर 6.3%। क्लियर है। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो आपका फूड प्राइसेस हैं, इससे हमारी जो इंडिया की हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो आपकी डिक्लाइन होगी एंड इट विल बी योर 4.0% बाय द दिसंबर 2025। इसके अलावा बोला था कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी 4.3% की बाय द दिसंबर 2026। तो ये सब चीजें मेंशन की गई थी इनके आउटलुक में, ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में। ठीक है, फिच रेटिंग की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है इयान नेलरल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में और इसे 1914 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडियाज रीसेंट अप्रूवल इन मार्च 2025। तो रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूवल दिए हैं, तो उन्हीं में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो सीसीआई है इन्होंने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन, जो यूके बेस्ड आपकी कंपनी है, बाय दी पी बॉडी। तो जो पी बॉडी है ये आपका स्टेक्स हायर करेंगे एंग्लो अमेरिकन में। ठीक है, और जो पी बॉडी है ये आपका पी बॉडी ग्रुप जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, सीसीआई ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन each of the O2 Power Medio and O2 Energy by a JSW New Energy Limited. Then CCI approved Bain Capital subsidiaries to acquired shareholding of a दूध ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके इंडिया की फर्म है। नेक्स्ट है, बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर अप्रूवल्स क्या थे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये 90.5% स्टेक एक्वायर करेगा अपराइजिंग साइंस फॉर ₹2670 करोड़ एंड टाटा सन जो है ये एक्वायर करेंगे 10% स्टेक्स टाटा प्ले में फ्रॉम टी मासेक होल्डिंग्स, जो आपकी सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है विद अ वर्थ ऑफ 100 मिलियन US डॉलर। ठीक है, इसी के साथ टोटल 70% स्टेक हो जाएंगे आपके टाटा सन्स के पास। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी विल एक्वायर म्यूनिच बेस्ड एलियांस SE 26% स्टेक इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स फॉर ₹24,180 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो एक्वायर करेगी 26% स्टेक इन एलियांस SE। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है ये आपका करेक्ट आंसर है कि ये 26% स्टेक एक्वायर करेंगे एलियांस। ठीक है, एलियांस SE में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद हिटपे टू इनेबल UPI पेमेंट्स। हिटपे इज बेस्ड इन विच कंट्री। तो हिटपे जो है ये आपका कंपनी है सिंगापुर का और रिसेंटली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने सिंगापुर के हिटपे के साथ जो है पार्टनरशिप की है UPI पेमेंट्स के लिए। इससे पहले भी सिंगापुर के साथ जो है आपकी पार्टनरशिप हुई है 2023 में फॉर द UPI पेमेंट्स एंड यहाँ पे दोबारा ये पार्टनरशिप की जा रही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिटपे जो है ये आपकी फर्म है, ये आपकी कंपनी है सिंगापुर की। एंड इसी के साथ नोट कर लेते हैं UPI जो है ये ऑपरेशन है कौन कौन सी आपकी कंट्रीज में, सिंगापुर में है, मालदीव्स, कतार, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, UAE एंड कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ MOU विद द गेट्स फाउंडेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर अक्रॉस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन किया है गेट्स फाउंडेशन के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो ये MOU आपका चंद्रबाबू नायडू जो CM है आंध्र प्रदेश के एंड बिल गेट्स जो चेयरमैन है गेट्स फाउंडेशन के, उनके द्वारा साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड पे टू एक्वायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। तो रिसेंटली आपका जो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है इन्होंने एक्वायर किया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को।
ठीक है, और इन्होंने अमाउंट पे किया है 9650 करोड़ का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज डीपीआईआईटी ने साइन किया है एमओयू इनमें से कौन से बैंक के साथ सपोर्ट करने के लिए अर्ली स्टेज वेंचर्स को, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा डीपीआईआईटी ने एमओयू साइन किया है येस बैंक के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, येस बैंक के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और बात करें अगर सिग्नेटरीज की तो डीपीआईआईटी की तरफ से सुमित कुमार जरनगल एंड येस बैंक की तरफ से रोहित अनेजा जो जोनल बिजनेस हेड है, उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। और इस अग्रीमेंट के तहत, इस एमओयू के तहत जो येस बैंक है ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन अर्ली स्टेज वेंचर्स को, जैसे प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली डीपीआईआईटी ने एक और एमओयू साइन किया है किंड्रिल सॉल्यूशन के साथ, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जैसे कि जैसे येस बैंक के साथ हुआ है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने किंड्रिल सॉल्यूशन के साथ भी जो है टाई अप किया है। नाउ किंड्रिल जो है ये आपका स्टैब्लिश करेगा, ठीक है, ये स्टैब्लिश करेगा प्रोग्राम को टू सपोर्ट डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्टअप, एआई इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एंड जो स्टार्टअप्स हैं इनको मेंटरशिप जो है ये रिसीव करेंगे, इनको मतलब मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रेडीनेस, साइबर सिक्योरिटी रेसिलेंस एंड एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में। फाइन। नाउ डीपीआईआईटी की बात करें, इसके सेक्रेटरी हैं आपके करंटली अमरदीप सिंह भाटिया, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। Next is, which of the following statement is incorrect regarding the RBI's paper on India's remittance changing dynamics of India's remittance insight from 6th round of India's remittance survey। तो recently RBI ने एक पेपर यहाँ पर रिलीज किया है, ठीक है, जिसमें आपके रेमिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये आपका इनसाइट बताता है या हाइलाइट्स बताता है 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया का जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो आपका बढ़ा है। 2010-11 में आपका 55.6 बिलियन यूएस डॉलर था, अभी इंक्रीज होके 118.7 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका हो गया है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2027। नेक्स्ट है, यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया अकाउंटिंग फॉर 27.7% ऑफ टोटल इनवर्ड रेमिटेंस इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द यूके डिक्रीज फ्रॉम 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, अब ये डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 5.9% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो महाराष्ट्र है इट रिसीव्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस अकाउंटिंग फॉर 20.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट है, India's share of international migrant has tripled from the 6.6 million in 1990 to 18.5 million in 2024। तो ये सब स्टेटमेंट आपकी इस पेपर से ली गई हैं और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि जो आपका यूके का रेमिटेंस है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। ये फाइनेंशियल 2021 में 6.8% था, अब ये इंक्रीज होके 10.8% हो गया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंक्रीज हुआ है। फाइन। नाउ अदर इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं, जैसे टॉप सोर्स कंट्रीज फॉर इंडियाज रेमिटेंस, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमें मिला है यूएसए से, विच इज 27.7%, फॉलोड बाय यूएई 19.2%। ठीक है, अब शेयर एडवांस इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो आपका जैसे एडवांस इकोनॉमीज क्या हो गई, यूएसए हो गई, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का जो रेमिटेंस है वो आपका है, इट इज अकाउंटेड फॉर ओवर 50% ऑफ द इंडियाज रेमिटेंस इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये इनका शेयर सबसे ज्यादा था। इसके अलावा यूके का जो शेयर है वो आपका इंक्रीज हुआ है, 10.8% ये हुआ है। सिंगापुर में भी चेंज आया है 6.6% का, कनाडा में 3.8% और ऑस्ट्रेलिया 2.3%। ठीक है, नाउ अब बात करें गल्फ कंट्रीज की, तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, ये सब की अगर बात करें तो दे आर अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द ऑफ रेमिटेंस, इंडियाज रेमिटेंस। ठीक है, नाउ जैसे 50% था आपका एडवांस इकोनॉमीज का, ऐसे ही गल्फ नेशन का आपका 38% है। फाइन। नाउ स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें आपके रेमिटेंस की, तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने, विच इज ऑफ 20.5%, फॉलोड बाय केरला 19.7%, देन तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका। Next is, recently in March, Bharat Petroleum Corporation Limited signed an MOU with which company or companies to establish the world's first hydrogen-fueled vertical takeoff landing aviation
इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसके साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MOU साइन हुआ है ताकि ये स्टैब्लिश करे वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एविएशन इकोसिस्टम को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ब्लज एरोस्पेस जो है, बल्ज एरोस्पेस एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो ये सारे ही आपके जो है इनके साथ आपका MOU साइन हुआ है BPCL का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। BPCL के करंट CMD हैं कृष्ण कुमार गोपालन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। नाउ इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स आपके देख लेते हैं। जैसे BPCL जो है ये स्टैब्लिश करेगा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विटोल एयरक्राफ्ट विच इज डेवलप्ड बाय ब्लज एरोस्पेस for through its upcoming hydrogen refueling station जो आपका कोची और त्रिवेंद्रपुरम में है। Then BPCL जो है it will also engage in a R&D initiatives, research and development initiative to design and develop an indigenous proton exchange membrane hydrogen fuel cell। ठीक है, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम का जो है एम है कि 2040 तक इन्हें अचीव करना है नेट जीरो स्टेटस। ठीक है, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट इज एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान BPCL जो है ये सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 7000 फ्यूल स्टेशन ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो ये वाला इनका मतलब 5 सालों का, नेक्स्ट 5 सालों का ये टारगेट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन पर्सन टू मर्चेंट विद अ एस्टिमेट बजट ऑफ रुपीज डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम आपकी लाई है, इंसेंटिव स्कीम। नाम से पता चल रहा है इंसेंटिव ये प्रोवाइड करेगी किस चीज के लिए, प्रमोशन फॉर द प्रमोशन ऑफ अ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन। मतलब 2000 से कम की जो ट्रांजेक्शन होंगी उनके लिए ये इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करेंगी। ऐसा बेसिकली ऐसा समझो, देखो एक आपका शॉप वाला है, ठीक है, ये शॉप वाला है, इसके यहाँ फ्रूट की शॉप है। जैसे कोई पर्सन आया, ठीक है, कोई पर्सन आया, इसने यहाँ से फ्रूट्स लिए और आपका जो है 100 रुपए का फ्रूट हुआ, इसने पेमेंट कर दी। अब इस पेमेंट में से भी जो मर्चेंट है उसको 100 रुपए थोड़ी आएंगे, उसमें से भी कुछ पेमेंट कुछ अमाउंट जो है वो उसको बैंक को एज अ फी पे करना होगा। ठीक है, तो ये फीस जो है कम से, क्योंकि चाहे छोटी अमाउंट हो चाहे बड़ी अमाउंट हो उसे फीस देनी पड़ती है। तो दुकान वाला क्या सोचता है कि मैं कैश में ही ले लूँ ताकि मुझे पूरा पैसा मिल जाए और मुझे फीस ना देनी पड़े। तो इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला है कि हम एक स्कीम लाए हैं, इसमें भी कंडीशंस है। जो आपके स्मॉल मर्चेंट है उनको ज़्यादा फायदा है, तो इस चीज़ से भी कंडीशन इसमें है, तो उनके लिए कि उनको जो है थोड़ी राहत इसमें मिले और हमारी जो UPI ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा हो। इस चीज़ को करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये स्कीम आपकी लाई है, जिसके लिए अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1500 करोड़ का। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन को। ठीक है, नाम से पता चल रहा है और याद भी रहेगा आपको। नाउ देखो, जैसे जो मर्चेंट है उसको ना बैंक को फीस देनी होती है, या ऐसा समझो कि बैंक जो है वो फीस लेता है मर्चेंट से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। पहले क्या होता था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं फीस को, और पहले क्या होता था 0.9% के जो फीस है वो चार्ज की जाती थी डेबिट कार्ड पे, एंड 0.30% की आपकी जो है ये MDR जो है वो चार्ज की जाती थी UPI पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे। अब यहाँ पे जनवरी से क्या किया गया है, जो MDR है इसको हटा दिया गया है रुपे डेबिट कार्ड से और भीम UPI ट्रांजेक्शन से वाया लीगल अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं स्कीम की। ठीक है, स्कीम का मेन एम क्या है, प्रमोट करना डिजिटल पेमेंट को और भीम UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ाना, और ये टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमें जो है 200 बिलियन की ट्रांजेक्शन करनी है, या 2000 करोड़ की हमें ट्रांजेक्शन करनी है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये एम लेके हम चले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो जो ट्रांजेक्शन है अप टू 2000 है, ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो अप टू 2000 है उसमें स्मॉल मर्चेंट जो है उनको 0.15% का इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो लार्ज मर्चेंट है उनको कोई यहाँ पे इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और ट्रांजेक्शन जो 2000 से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, 2000 से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी दोनों मर्चेंट को कोई यहाँ पे इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। तो ये कंडीशन बेस्ड आपका रखा गया है इंसेंटिव। ठीक है, अब जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कब से की जा रही है, आपकी
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है, ताकि सपोर्ट किया जा सके, मतलब जो आर्म फोर्सेस हैं उनको जो भी आपके मतलब मिलिट्री पर्सन है उनको, उनके फैमिलीज को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निम्हांस के साथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था आपके जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल है, DG है, जिनका नाम है आरती सेरेन, इन्होंने अलॉन्ग विद डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो DG है निम्हांस की। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका MOU साइन हुआ है नागालैंड की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के साथ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का ये अग्रीमेंट हुआ है, ताकि जो GSRE है ये आपके नागालैंड में सप्लाई कर सके 8 सेट्स डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस के, ठीक है। Next up question है, the IRDI has appointed 5 new member of expert to enhance insurance advisory panel. Which of the following is not a part of a new appointments? तो recently 5 members को appoint किया गया है यहाँ पे। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से अपॉइंट नहीं किए गए हैं, या 5 मेंबर जो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं उनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज रमेश चंद जो चेयरमैन है आपके GIC री के, इनको यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस जो 5 मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इनके नाम है MR कुमार जो आपके फॉर्मर चेयरमैन है LIC के, दिनेश कुमार खरा जो फॉर्मर SBI के आपके जो है चेयरमैन रह चुके हैं, देन विशाखा मूले CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, देन नीलेश शाह जो MD है कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी के, एंड एलिस गेवर्गीस वेदन जो है जो फॉर्मर CMD है आपके GIC री के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये 5 मेंबर है जिनको अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, किस चीज के लिए, सो दैट दे कैन एनहांस इंश्योरेंस एडवाइजरी पैनल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका HCL ग्रुप का सब्सिडी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कि प्रूडेंशियल प्लेग जो है इन्होंने आपका अनाउंस किया है कि ये स्टैब्लिश करेंगे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में इन पार्टनरशिप विद द वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसकी अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो आपका प्रूडेंशियल प्लेग है इसकी 70% का होल्डिंग रहेगी, वेयरएस वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट जो है इसकी आपकी 30% की शेयर होल्डिंग इस जॉइंट वेंचर में रहेगी। और इस हेल्थ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर के आपके CEO होंगे अमर जोशी। ओके, नाउ इंडिया में जो है अभी करंटली 7 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन उनके नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद द मर्चेंट बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने MOU साइन किया है नेपाल की मर्चेंट बैंकर एसोसिएशन के साथ, ताकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को और एनहांस किया जा सके। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे MOU साइन किया है, ठीक है। इस MOU का ड्यूरेशन आपका 3 साल का है और इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये जो MOU है इसका मेन एम क्या है कि हमें प्रमोट करना है कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट, एनहांस करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके रिसर्च कोलैबोरेशन है, डिजिटल कोलैबोरेशन है, इसमें सपोर्ट करना, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया जो है इसके CEO है करंटली मिलिंद V दलवी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बेन कैपिटल इज सेट टू एक्वायर -% स्टेक इन अ मनप्पुरम फाइनेंस फॉर ₹4,385 करोड़। तो बेन कैपिटल जो है एक्वायर करेगा 18% के स्टेक्स इन अ मनप्पुरम फाइनेंस, और टोटल इसका अमाउंट कितना है 4,385 करोड़ का। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्विजिशन बेन कैपिटल जो है इनके पास 41.7% के स्टेक हो जाएंगे मनप्पुरम फाइनेंस के।
नेक्स्ट सब क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च एन ऐप कॉल्ड MDG Next Mobile टू स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड वर्कफ्लोज फॉर कॉर्पोरेट्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली आपकी MDG Next मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो आंसर इज इट वाज लॉन्च बाय योर बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है बड़ौदा MDG Next मोबाइल। ओके और ये 24/7 सर्विस प्रोवाइड करेगी कॉर्पोरेट्स वालों को। ओके नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो MD एंड CEO इसके हैं देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में और इसकी शुरुआत 1908 में की गई थी। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है इन मार्च 2025 द RBI imposed penalties on which of the following banks for violating rules under the FEMA Act 1999 which is Foreign Exchange Management Act 1999। तो रिसेंटली RBI ने पेनल्टीज इम्पोज की हैं IDBI बैंक पे एंड सिटी बैंक पे। ठीक है आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ पेनल्टीज की बात करें तो IDBI बैंक पे लगाई गई है 36.30 लाख की पेनल्टी, वहीं पे सिटी बैंक पे लगी है 36.28 लाख की पेनल्टी। ओके Next is which of the following statements is true regarding the updated classification criteria for businesses under the MSME category as announced by the Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस की इसको बढ़ाया गया है 1 करोड़ से ये आपका 2.5 करोड़ कर दिया गया है एंड जो टर्नओवर लिमिट है वो भी आपकी बढ़ाई गई है 5 करोड़ से 10 करोड़ की। ठीक है नेक्स्ट इज जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस की ये बढ़ाई गई है 10 करोड़ से 50 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस की डबल कर दी गई है 50 करोड़ से 100 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस की ये 50 करोड़ से आपकी 125 बढ़ा दी गई है और टर्नओवर लिमिट भी आपकी बढ़ाई गई है 225 से 500 कर दी गई है। ठीक है 500 करोड़। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन इंक्रीज्ड रुपीज 25 करोड़ टू रुपीज 50 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट जो है ये भी आपकी बढ़ा दी गई है 100 से ये 200 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ A and C आर करेक्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C, ये दोनों आपके करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ओके यहाँ पे देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो पहला माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है ये आपकी 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर लिमिट जो है वो भी बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट है स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है इनके लिए आपकी 10 करोड़ से 25 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज की गई है और टर्नओवर लिमिट इसकी डबल कर दी गई है 50 करोड़ से ये आपकी कितनी कर दी गई है 100 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनका भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट ये 50 करोड़ से 125 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर लिमिट इसका 250 करोड़ से आपका कितना कर दिया गया है 500 करोड़ ये कर दिया गया है। और ये सारी ही जो आपकी क्लासिफिकेशन थी दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च अ रीवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल बैंक नेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैंक नेट? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था रीवैम्प्ड वर्जन या एडवांस वर्जन ई ऑक्शन पोर्टल का जिसका नाम है बैंक नेट और इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क इज द राइट आंसर। ये इसका फुल फॉर्म है बैंक नेट का। क्लियर है। बैंक नेट जो है इसको ओरिजिनली जनवरी के महीने में जो है लॉन्च किया गया था और अभी इसका रिवैम्प्ड वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम क्या है कि इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी एंड जो है स्पीड अप करना प्रोसेस को किस चीज का डिस्पोजिंग ऑफ अ NPA केसेस, नॉन परफॉर्मिंग असेट केसेस। ओके इसके अलावा EB क्रे जो है ये आपका लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए सेल वैल्यूज को और इसको कब आपका लॉन्च किया गया था? इनिशियली इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2019 में इसको आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन अ फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2024 जो है इसके बारे में आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपके हैं इन्होंने रिकॉर्ड किया है डिविडेंड पे आउट 27,830 करोड़ का इन द फाइनेंशियल ईयर 2024
marking the 32.7% increase from the financial year 2023. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है आपका 12 इंडियन पीएसबी का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ये कितना है 1.25 लाख करोड़ है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो 35% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है ओवर 40% ऑफ ओवरऑल नेट प्रॉफिट इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज जो पीएनबी आपका पंजाब नेशनल बैंक, इसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 228% in a financial year 2024 among all Indian public sector banks. नेक्स्ट है none of the above, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। तो देखो फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है आपका 12 इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ये है 1.41 लाख का, ठीक है, कितना यहाँ पे चेंज है 1.41 लाख करोड़ का ये आपका है। नाउ अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो एज पर गवर्नमेंट डेटा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने डिविडेंड पे आउट जो है इंक्रीज इसका हुआ है 32.7% का, 27,830 करोड़ टोटल ये इसका पहुंच गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है यहाँ पे कि जो आपका टोटल डिविडेंड है इसमें से अप्रोक्सीमेटली 65% जो है इट वॉज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स देयर स्टेक्स। नेक्स्ट इज जो डेटा है यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 13,804 करोड़ का यहाँ पे जो डिविडेंड है वो इनको मिला है पब्लिक सेक्टर बैंक से, जिसमें आपका एसबीआई भी इंक्लूडेड है। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड नेट प्रॉफिट की बात करें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो ये आपका 1.41 लाख करोड़ था, जो स्टेटमेंट गलत थी आपकी, है ना, वही है ये। और ये अगर हम बात करें आपके 9 मंथ्स की अप्रैल से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो इसमें हमें देखने को मिला है कंबाइंड नेट प्रॉफिट 1.29 लाख करोड़ का। ओके, नेक्स्ट इज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द नेट प्रॉफिट, तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर आपका है एसबीआई, 40% का यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, विच इज योर 61,077 करोड़, और लास्ट ईयर से ये 22% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है आपकी पंजाब नेशनल बैंक की, विच इज 228%, विच इज योर 8,245 करोड़। नेक्स्ट नंबर पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद 62% इंक्रीज एंड इट लीड्स टू दी 13,649 करोड़। देन थर्ड नंबर पे आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद 61% ग्रोथ एंड ये आपका है 2,549 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दे हैव रजिस्टर्ड ओवर 50% इंक्रीज इन अ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में 50% इंक्रीज या 50% से ज़्यादा इनका इंक्रीज कौन कौन से बैंक का है, तो आप पहले आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया विद 51% इंक्रीज, देन सेकेंड नंबर पे आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद 56% एंड इंडियन बैंक विद इंक्रीज ऑफ 53% टू दी 8,063 करोड़। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दिल्मा वाना रूसफ जो है इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इनका जो टेन्योर था ये आपका जुलाई के महीने में खत्म होना था और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030, ठीक है, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है टिल 2030। दिल्मा वाना रूसफ जो है ये ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन है और इन्होंने एज अ 36 प्रेसिडेंट जो है वो भी एज अ 36 प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है ब्राजील का। फाइन, नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेंट्रिको इंश्योरेंस रेपोजिटरी जो आपका सब्सिडरी है CDSL का, ठीक है, इसने एक अग्रीमेंट साइन किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विसेज फॉर द पॉलिसी होल्डर। अब ये इंश्योरेंस रेपोजिटरी सिस्टम है क्या, IR सर्विसेज ये सिस्टम है क्या, ये आपका इंडियन रेगुलेटर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि पेपर वर्क को हम हटा दें या कम कर दें, ठीक है, और ये जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बेसिकली डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क, कि वो जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो वो डिजिटली कर सकते हैं, उनको ऑफिस आके पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। ओके,
नाउ अब CIRL जो है इन्होंने आपका अग्रीमेंट साइन किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर देयर पॉलिसी होल्डर्स। ओके, नाउ बात करते हैं एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। LIC जो है 4.4% के स्टेक होल्ड करता है CDSL में। CDSL जो आपकी पेरेंट कंपनी है CIRL की, एंड CIRL में 8.3% के स्टेक्स होल्ड करता है LIC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 150 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद श्रीराम फाइनेंस फॉर MSME एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो रिसेंटली जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 150 मिलियन US डॉलर का लोन अग्रीमेंट श्रीराम फाइनेंस के साथ साइन किया है ताकि ये सपोर्ट कर सके, ये फंडिंग दे सके MSMEs को, एंड ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है या लो एमिशन कमर्शियल व्हीकल जो बनाती है। साथ में ही यहाँ पे स्पेशल फोकस रहेगा आपके वुमेन ओन या वुमेन लेड MSMEs में। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की। इसके करंट MD एंड CEO है YS चक्रवर्ती, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, करंट प्रेसिडेंट इसके हैं मासातो कंदा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मनीला फिलीपींस में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन डिड पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड collaborated with to introduce an AI powered underwriting solution। तो पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड एक NBFC है जिसने आपका कोलैबोरेशन किया है IIT बॉम्बे के साथ। किस चीज के लिए? AI पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो काम मैनुअली होते हैं वो अब डिजिटली होंगे विद कोलैबोरेशन विद दिस कोलैबोरेशन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। IIT बॉम्बे ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है AI पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशन, किसके लिए? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च द एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B। HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जैसे डिपॉजिट टेन्योर जो आपके रहेंगे वो कितने रहेंगे? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर, ये डिपॉजिट्स का आपका रहेगा टेन्योर। साथ में ही जैसे नॉर्मल आपकी रेगुलर FD जो होती है उसमें ऑटोमेटिक रिन्यूएबल होता है। अब जो ये वाली आपकी FD है एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम, इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूएबल नहीं होगा और मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो फंड जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा फॉरेन करेंसी अकाउंट में। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो यहाँ पे दी गई है लिमिट वो है $5000 की और मैक्सिमम कोई अमाउंट मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट इज विच कंपनी सिक्योर्ड 1787 करोड़ इन फंडिंग फ्रॉम द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिक्योर किया है 1787 करोड़ की फंडिंग? किससे? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से। तो आंसर आपका यहाँ पे है ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये फंडिंग दी गई है आपके नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट द्वारा। क्लियर है? नाउ अब जो ये फंडिंग है ब्लू पाइन एनर्जी जो है ये इस फंडिंग को यूज करेगा इम्प्रूव करने के लिए जो इनके सोलर एसेट्स हैं, एग्जिस्टिंग सोलर एसेट है जैसे पंजाब, उत्तराखंड और कर्नाटका में। फाइन, इसके अलावा जो आपका एक्टिस एनर्जी फंड 5 है जिसकी फंडिंग आपकी है 800 मिलियन US डॉलर की, और जो ब्लू पाइन है ये इस फंडिंग को यूज करेगा डेवलप करने के लिए 4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानीज कंसोर्टियम। बेसिकली 6 कंपनीज यहाँ पे हैं इस कंसोर्टियम में। तो इस कंसोर्टियम ने एक यहाँ पे MOU साइन किया है। किस चीज के लिए MOU साइन किया है? फॉर स्टैब्लिशिंग ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी इन डैश स्टेट। सो कौन से स्टेट में ये 6 जापानीज कंपनीज जो हैं ये स्टैब्लिश करेंगी मिलके ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज ओडिशा जो स्टेट है, इस स्टेट में आपका ये ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जाएगी, स्टैब्लिश की जाएगी बाय 2030 इन पार्टनरशिप विद ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, और जो ये फैसिलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, इस फैसिलिटी में से जो भी आपका मतलब अमोनिया प्रोड्यूस किया जाएगा वो सारा का सारा आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जापान में। ठीक है,
नाउ इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नियरली 4 लाख टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया एनुअली। तो एनुअली 4 लाख टन का ये ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम भेजेंगे जापान में। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज ये थी ये देख लेते हैं। IHI कॉर्पोरेशन, होकाइडो इलेक्ट्रिक पावर, देन मित्सुबिशी गैस कंपनी, मित्सुसोई OSK लाइन्स लिमिटेड, देन मिजुहो बैंक एंड टोक्यो सेंचुरी कॉर्पोरेशन। ये 6 कंपनी इस कंसोर्टियम में आपकी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द S&P Global has lowered India's GDP growth forecast for financial year 2026 to what percentage in its economic outlook for Asia Pacific 2025। तो recently जो S&P ग्लोबल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक 2025 रिलीज किया था, जिसमें मेंशन किया था कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 की इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो रहेगी 6.5%। अर्लियर इट वाज 6.7% जो इन्होंने प्रिडिक्शन दी थी। ठीक है, 6.7 से अब इसे रिड्यूस करके 6.5 इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड इनटू अ MOUs विद द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज CMAI, एंड सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड टू स्ट्रेंथन टेक्सटाइल MSME सेक्टर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका MOU साइन किया है CMAI के साथ, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, और सचिन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ, SICS के साथ, ताकि जो टेक्सटाइल MSME सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसको एनहांस किया जाए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये MOU साइन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़े और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे जो कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे लिया जा सकता है बाय MSMEs, वो कितना अवेल कर सकते हैं, अप टू ₹5 करोड़। और जो हमारा अभी बजट आया था उसमें क्या बोला गया है कि इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज करके आपकी जो है 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, विद सपोर्ट फ्रॉम योर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्कीम के नाउ अब इस स्कीम के तहत कितना % जो है फंडिंग जो है सपोर्ट की जा सकती है, 90 से 95% की यहाँ पे फंडिंग जो है सपोर्ट की जा सकती है, ऐसा मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हो अप टू ₹5 करोड़ का, तो आपको सिर्फ 25% ऑफ अमाउंट जो है उसकी जरूरत है टू बी शोन एज एन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। नाउ इंटरेस्ट रेट कितने रहेंगे, 8.75 से लेके ये 9.75% के बीच में रहेंगे। साथ में ही आपकी जो प्रोसेसिंग होगी फंडिंग की वो बोला गया है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कंप्लीट हो जाएगी विद इन 30 से 45 डेज के बीच में। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फंड मैनेजर फॉर ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड इन द स्पेस सेक्टर बाय इनस्पेस। तो रिसेंटली इनस्पेस ने अपॉइंट किया है SIDBI वेंचर कैपिटल को, विच इज अ सब्सिडी ऑफ SIDBI। इसको जो है इन्होंने एज अ फंड मैनेजर इस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया है फॉर ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, इन द स्पेस सेक्टर। फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो फंड की हम बात कर रहे हैं, ये फंड आपका खर्च किया जाएगा अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे ऐसे आपके बिजनेसेस या ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज या स्टार्टअप जो वर्क कर रहे हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, प्रोपल्शन सिस्टम में एंड ग्राउंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, या उनको ये पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पे फंडिंग कैसे होगी, जैसे पहले ईयर के लिए 5 साल की यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी, जिसमें जैसे फाइनेंशियल ईयर 2026 है, इसके लिए 150 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। देन आने वाले 3 सालों के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद 250 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट होएगा। देन फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए 100 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है ऐसे आपके स्टार्टअप जैसे जो ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप हैं उनके लिए 10 से 30 करोड़ तक का फंड जो है वो अवेलेबल है, वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपका लेट स्टेज स्टार्टअप है उसके लिए फंडिंग यहाँ पे बताई गई है 30 करोड़ से 60 करोड़ की। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो 1000 करोड़ का ये फंड है, इसका एम क्या है कि हमारी जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी है उसको हम ग्रो करें। कैसे, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, 2022 में हमारी जो ग्रोथ थी वो 8.4 बिलियन की थी, और हम चाहते हैं कि ये 2033 तक आपकी 44 बिलियन हो जाए। ठीक है, साथ में ही हमारा जो इंडिया का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़े, जैसे 8 से 10% की हो 2040 तक। तो ये एम लेके हम चले हैं कि इस फंडिंग से ऐसा होएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी of Japan has signed a 6 official development assistant loan agreements with Government of India. What is the total amount of these loan agreements in Japanese yen? तो रिसेंटली आपका JICA ने आपके 6 ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन जो हैं वो इंडिया के साथ साइन किए हैं और इसका टोटल अमाउंट आपका है 1,91,736 मिलियन जापानीज येन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नाउ बात करते हैं इन 6 अग्रीमेंट लोन की। 6 लोन अग्रीमेंट की, इसमें कौन कौन से लोन आपके अप्रूव किए गए हैं? जैसे दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट के लिए 4,646 करोड़ का यहाँ पे लोन है। देन 3,065 करोड़ का लोन है फॉर बिल्डिंग सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट सेकेंड इन द चेन्नई तमिलनाडु। 2,106 करोड़ का है तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम का फेज 3 टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। नेक्स्ट इज 209 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट है असम फिशरी सेक्टर के लिए। आपका 669 करोड़ का आपका जो है इन्वेस्टमेंट है फॉर पंजाब बायोडाइवर्सिटी एंड नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। देन 483 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है इंडिया के फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो ये एलोकेशन आपके थे 6 लोन अग्रीमेंट जो साइन हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अग्रीमेंट के साथ जो JICA है इसका टोटल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट कमिटमेंट जो है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना हो गया है? 15,655 करोड़ का हो गया है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। JICA के प्रेसिडेंट हैं आपके डॉक्टर तनका आकिहिको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है टोक्यो जापान में और इसे 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज इम्पोज्ड ₹75 लाख पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द RBI's KYC रेगुलेशन। तो RBI ने 75 लाख की पेनल्टी अभी इनमें से कौन से बैंक पे लगाई है? तो इट इज HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक पे 75 लाख की आपकी पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो RBI के नॉर्म्स है KYC से रिलेटेड वो फॉलो नहीं किए हैं। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पे 68.20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है एंड KLM एक्जिवा फिनफेस्ट जो है ये आपका NBFC है, इस पे 10 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंश्योरर टू पे हाउ यू ड्राइव अ स्टैंडर्ड फीचर इन इट्स मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली जो है अपने मतलब जो इनकी पॉलिसीज है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें पे हाउ यू ड्राइव फीचर जो है वो ऐड कर दिया है। पहले ये एज अ एड ऑन प्रोवाइड किया जाता था, अब इसको पॉलिसी में ही डाल दिया गया है। ठीक है, नाउ दिस इज योर जूनो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जूनो जनरल इंश्योरेंस जिसको जो पहले एडलविस के नाम से भी जानी जाती थी, इसका रीनेम किया गया था जूनो जनरल इंश्योरेंस। और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी कंपनी ने अभी रिसेंटली पे हाउ यू ड्राइव जो है इसे स्टैंडर्ड फीचर बना लिया अपना मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप जितना सेफ ड्राइव करोगे, मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जितना आप सेफ ड्राइव करोगे उतना लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट आपको होगी। ठीक है, मतलब प्रीमियम आपके उसी हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। फाइन, नाउ पे हाउ यू ड्राइव सिस्टम ये यूज करता है मोबाइल टेलीमैटिक्स इवेल्युएट करने के लिए ड्राइविंग पैटर्न्स, जैसे स्पीड हो गया, आपके ब्रेकिंग हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शन लेवल, ये सब ये कैलकुलेट करेगा। एंड जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, ये अपने जो स्कोर्स हैं वो भी, ड्राइविंग स्कोर जो है वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो जूनो ऐप में। ठीक है, ये आपको रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करेगा और टिप्स भी प्रोवाइड करेगा आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में। राइट, नाउ जूनो जनरल इंश्योरेंस जो है इसको हम इसका पुराना नाम क्या है? एडलविस जनरल इंश्योरेंस। एंड अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जूनो जनरल इंश्योरेंस के करंट MD एंड CEO है शनाई घोष। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन एन MOU विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड सोलर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने आपका MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो सोलर फाइनेंसिंग है उसको ये और बूस्ट कर सके इंडिया में? तो आंसर इज इट इज लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज ऑप्शन नंबर E, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी। फाइन, नाउ एज पर दिस MOU जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम लोन ऑफ ₹10 करोड़ एंड लोन जो डिस्पर्स किया जाएगा इट विल बी रीपेड फ्रॉम द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका कस्टमर क्रेडिट प्रोफाइल जो है उसके बेसिस पे चार्ज किया जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन मार्च ऑफिशियली बिकेम द 11th मेंबर ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने जो 11th मेंबर बनी है। तो इन मंथ ऑफ मार्च इंडोनेशिया जो है ये 11th मेंबर बनी है, इसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। फाइन, अदर 10 मेंबर्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, अल्जीरिया है, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड यूरोग्रे। ठीक है, तो ये आपके अदर मेंबर्स हैं इसके। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इनिशियली जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, नाउ इसका पुराना नाम क्या है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, और इसके करंट प्रेसिडेंट है दिल्मा वाना रूसफ, जिन्हें रिसेंटली री इलेक्ट भी किया गया है फॉर द सेम पोजिशन। नाउ इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका शंघाई चाइना में। और यहाँ एक और चीज नोट करनी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन बने थे, केवी कमात बने थे फ्रॉम इंडिया, हु सर्व्ड फ्रॉम 2015 टिल 2020। Next up question है, the SEBI recently extended the time for the regulated entities to adopt the cyber security framework by how many month? तो रिसेंटली सेबी ने जो है टाइमलाइन जो है एक्सटेंड किया है, किस चीज के लिए, ताकि जो इनकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो अडॉप्ट करे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को। और ये टाइमलाइन आपकी जो है इंक्रीज की गई है 3 मंथ, मतलब अब जून तक का टाइम यहाँ पे दिया गया है। और रेगुलेटेड एंटिटीज में आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनका आ जाता है, डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इनको यहाँ पे 3 मंथ का जो है एक्सटेंशन दिया गया है, किस चीज के लिए, कि ये जो है अडॉप्ट करे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को, एंड इट विल लास्ट टिल 30th June 2025। Next is, which company or organization has recently secured in principle approval from SEBI to launch its mutual fund business? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रोवाइड किया है ताकि अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सके? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज आस्क एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 MobiKwik expanded its financial services portfolio by incorporating a wholly owned subsidiary, और इनकी सब्सिडी का नाम है MobiKwik Securities Broking Private Limited. What is the initial paid up share capital set by MobiKwik for its subsidiary MSBPL? तो इनमें से देखो, पहले तो सबसे पहले MobiKwik की एक सब्सिडरी बनी है। ठीक है, इन्होंने एक अपनी सब्सिडी बनाई है MobiKwik सिक्योरिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसका इनिशियल पेड अप शेयर कैपिटल पूछा गया है, इट इज योर 1 लाख रुपीज। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और आपका MobiKwik का प्लान है कि ये आने वाले टाइम में नेक्स्ट फेज में एडिशनल 2.0 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी who is recently elected as a chairman of a IBA Indian Banks Association for the next fiscal year 2025-2026। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंडिया बैंक्स एसोसिएशन का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CS शेट्टी, जो आपके चेयरमैन है SBI के। ठीक है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ SBI। नाउ इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, M वेंकटा राव को, या मातम वेंकटा राव, जो इस पोजीशन पे पहले बने हुए थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये अपॉइंटमेंट किया गया था 77th एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी हुई थी IBA की, विच वाज हेल्ड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब M वेंकटा राव या MV राव के अगर बात करें तो ये आपके MD and CEO हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, एंड इन्हें रिप्लेस किया है CS शेट्टी ने। इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे हुई थी, जैसे जो मैनेजिंग कमेटी है इन्होंने 3 डेप्यूटी चेयरमैन भी यहाँ पे इलेक्ट किए हैं। पहले आपके हैं मनी मेखलाई जो MD and CEO है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। देन स्वरूप कुमार शाह MD and CEO पंजाब एंड सिंध बैंक के। देन माधव नायर जो कंट्री हेड एंड CEO हैं बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत के। ठीक है, इसके अलावा ऑनरी सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है B रमेश बाबू, जो MD है आपके करूर व्यासा बैंक के। फाइन, इसके अलावा नोट करना है जो अतुल कुमार गोयल है, रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट भी किया गया था एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ IBA आफ्टर रिप्लेसिंग सुनील मेहता। फाइन, नाउ IBA की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी।
नेक्स्ट इज हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड, जो आपकी एक एनबीएफसी है। तो आंसर इज जसप्रीत बुमराह जो है ये आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप एट डीबीएस बैंक इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको एमडी एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप बनाया गया है डीबीएस बैंक इंडिया में। तो इनका नाम है अंबुज चंदना, ठीक है, चांदना। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, अंबुज चांदना को एमडी एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप बनाया गया है डीबीएस बैंक इंडिया का, और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रशांत जोशी को। क्लियर है। इसके अलावा नोट करना है रिसेंटली नए सीईओ जो हैं डीबीएस बैंक के वो भी आपके अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम है रजत वर्मा, और इनका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है, और रजत वर्मा ने रिप्लेस किया था शिरोजीत सोम को। ओके, नाउ अंबुज चांदना की बात करें तो इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंक जो है इन्होंने सर्व किया है इन कोटक महिंद्रा बैंक, और इससे पहले ये आईएनजी व्यासा बैंक से आपके एसोसिएटेड थे, जो आपका बाद में मर्ज हुआ था आपके कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्वायर 79.28% स्टेक इन इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से आपकी कौन सी कंपनी है जिसे आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, या आरबीआई का अप्रूवल जिसे मिला है कि ये एक्वायर कर सकते हैं 79.28% के स्टेक्स आपके इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को आरबीआई का अप्रूवल मिला है, एंड आफ्टर कंप्लीशन दिस ट्रांजेक्शन जो आपका ISARC है, जो इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये आपके सब्सिडी बन जाएगी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। Next up question है recently in March the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance announced that the small savings schemes interest rate will remain unchanged for the Q1 of financial year 2026. What is the current rate of interest on a Mahila Samman सेविंग सर्टिफिकेट? तो रिसेंटली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो आने वाला जो हमारा मतलब Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, बेसिकली विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल से ये आपका 30 जून तक चलता है। तो इस क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा स्मॉल सेविंग स्कीम का, वो आपका पिछले क्वार्टर की तरह ही रहेगा, और कंसेक्यूटिवली फिफ्थ क्वार्टर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके सेम है। ठीक है, इस बार भी इसको सेम रखा गया है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? तो आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7.5% का। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अदर हम डिस्कस कर लेते हैं अदर आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट के लिए 4%, फर्स्ट 1 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए 6.9, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट को आपका 7 रहेगा, 3 ईयर के लिए 7.1, 5 के लिए रहेगा 7.5। ठीक है, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.7%, एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है इसके लिए 8.2 रहेगा, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए 7.4, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आपका 7.7, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 7.1, एंड किसान विकास पत्र के लिए 7.5 एंड विल मैच्योर इन 115 मंथ। ओके, एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट इसके लिए आपका 8.2% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली इन मार्च साइंड एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू एक्सटेंड द रक्षक सैलरी पैकेज टू एयरफोर्स पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर्स। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आपकी अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ, ताकि ये अपना पैकेज जो है रक्षक सैलरी पैकेज उसको एक्सटेंड कर सके इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स के साथ, वेटरन्स के साथ एंड अग्निवीर्स के साथ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन किया गया है। फाइन, नाउ अब ये पैकेज जो है इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज कितना है 100 लाख का, वहीं पे एयर एक्सीडेंट कवरेज आपका है 200 लाख का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू ऑफर वाइड रेंज ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर।
तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दैट इज NIACL के साथ, ताकि अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये अग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप की गई है NIACL के साथ। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के करंट MD एंड CEO है रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1906 में की गई थी। NIACL की बात करें, इसके करंट CMD है गिरिजा सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू इंट्रोड्यूस अ शौर्य सैलरी अकाउंट फॉर इंडियन एयरफोर्स पर्सन्स, वेटरन्स एंड फैमिलीज? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के साथ अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है ताकि ये इंट्रोड्यूस कर सके शौर्य सैलरी अकाउंट को आपके इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स, वेटरन्स एंड फैमिलीज के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बंधन बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बंधन बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, इनके बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट जो एक आपका जीरो बैलेंस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है विच इज स्पेशली मेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल, वेटरन्स एंड फैमिलीज के लिए। नाउ इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें। बंधन बैंक के MD एंड CEO है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC has signed a rupee term loan agreement worth ₹5,000 crore with which organization? तो रिसेंटली इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपका रूपी टर्म लोन अग्रीमेंट, जिसका आपका अमाउंट टोटल है 5,000 करोड़ का। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये MOU साइन हुआ है? तो NTPC की सब्सिडरी आपकी है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनके साथ ये आपका जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसका मेन एम क्या है? जो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इनके जो आपके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज का एक आपका टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।